नमस्कार। 12th के बैंकिंग के छात्रों का स्वागत है। चैप्टर 10 में आज दूसरे पार्ट में बात करते हैं ग्रामीण साहूकार एवं देसी बैंकर्स की। महाजनी प्रथा तथा साहूकारी प्रथा के गुण। कल ये हमने पहले जाना ही था कि ग्रामीण साहूकार देसी बैंकर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं इनके गुण क्या हैं। ऋण देने का सरल ढंग, यानी कि सबसे पहले गुण इनका यही है कि ये आसानी से ऋण उपलब्ध करा देते हैं। बड़ी उसमें कोई खास दस्तावेज या कुछ इस वो कुछ दस्तावेज या किसी समय किसी जमानत वगैरह की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती है, या किसी लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण देते हैं, यानी कि आप किसी भी उद्देश्य के लिए ऋण दे सकते हैं और हर समय ये ऋण सुविधा देते हैं, किसी भी से ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। बिना जमानत और अवधि के ये ऋण दे देते हैं, बिना जमानत लिए, और मतलब दीर्घकालीन या मध्यकालीन का इसका कोई मतलब यहाँ उनका है नहीं, वो बिना उसके ऋण दे देते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए ये कुटीर उद्योगों के लिए भी ऋण दे देते हैं, लेकिन ये ऋण अधिकतर ज़रूरत के हिसाब से देते हैं कि विकास करने के हिसाब से नहीं देते हैं। अब महाजनी प्रथा के दोष को यहाँ समझते हैं। सबसे बड़े दोष हैं इनके कि ऊंची ब्याज दर, यानी ये ब्याज बहुत ऊंची दर पर वसूलते हैं। अग्रिम ब्याज काट कर ऋण देते हैं, यानी ब्याज अगर मान लीजिए उसने अग्रिम ब्याज से मतलब है, यानी कि अगर उसने एक माह के लिए या एक साल के लिए ऋण लेने का बोला है तो उतने समय की ब्याज काट कर उस राशि में से बाकी शेष राशि देंगे। मान लीजिए 10,000 रुपये अगर उसने लिए और उस पर बैठती है 1,000 रुपये, तो वो 1,000 रुपये काट कर 9,000 रुपये देंगे। अनेक शुल्क वसूलते हैं, जब फाइल के नाम पर या किसी और के नाम पर कि आपको लोन दे रहे हैं, इतनी जल्दी दे रहे हैं, ऐसे इस तरह से बहुत से सारे शुल्क वसूल लेते हैं। ये कोरे कागज़ पर शिक्षास्थान से हस्ताक्षर करा लेते हैं, जिसका वो फिर बाद में उससे शोषण करते हैं। उसका हिसाब में गड़बड़ी करते हैं, हिसाब जीरो बढ़ा, कभी जैसे 100 रुपये का लोन लिया और उसने बढ़ा दिया, उसमें जीरो का हेर फेर करके हिसाब में गड़बड़ी कर लेते हैं। तथा अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं, यानी कि उत्पादक कार्यों के लिए ऋण नहीं देते हैं ये अनुत्पादक कार्य, जैसे कोई सामान लाने के लिए दे दिया या किसी अन्य बात के लिए, ऐसे जिससे उत्पादक हो सके उनके लिए ऋण नहीं देते हैं। ज़्यादातर ऋण वो किस लिए देते हैं? अनुत्पादक कार्यों के लिए। बेगार कराना सबसे बड़ी समस्या इसमें यही थी कि बेगार कराना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऋण नहीं देता था तो उसको अपने खेतों में या अपने घरों पर वो उससे मजदूरी की तरह, एक नौकरी की तरह कार्य लेते थे। ये कहते हैं बेगार कराना। किसानों की ज़मीन जो कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर कर देते तो उससे क्या करते थे, ज़मीन अपने नाम में लिखवा लेते थे। तो अब हस्ताक्षर कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर करें तो उस ग्रामीण को कुछ पता ही नहीं होता था बेचारे को, और वो उसकी ज़मीन चली जाती थी। उपज सस्ते में ख़रीदना, क्योंकि उसने लोन ले रखा है तो वो उस अपने मनमाने रेट पर उससे उपज ले लेते थे उस किसान से। ये सबसे बड़े दोष महाजनी प्रथा के थे। सरकार द्वारा दोष दूर करने के लिए उठाए गए कदम। सरकार ने इस संबंध को, क्योंकि ये ग्रामीणों को बहुत उत्पीड़न होता था, बहुत शोषण होता था, इस कारण से सरकार ने इसके लिए कुछ कदम उठाए। ब्याज दर का निर्धारण कर दिया, यानी कि ब्याज दर निर्धारित कर दी गई, इससे ज़्यादा ब्याज वो नहीं ले सकते हैं। ऋणी को परेशान करने पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि नियम बना दिए गए, विधान बना दिए गए कि आप ऋणी को परेशान नहीं कर सकते। अनुज्ञा पत्र लेना अनिवार्य कर दिया, यानी कि आपको अगर ऐसा व्यवसाय करना है तो आपके लिए आपको सरकार से द्वारा प्रत्येक अनुज्ञा पत्र लेना अनिवार्य है, यानी कि आपको बिना अनुज्ञा पत्र लिए आप ऐसा व्यापार नहीं कर सकते। हिसाब किताब की जांच करने के लिए निर्धारित कर दिया गया, आपको हिसाब किताब की जांच देनी पड़ेगी।
भारत में देसी बैंकर्स। अब बात करते हैं भारत में देसी बैंकर्स की। देसी बैंकर्स का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में स्वदेशी बैंकर से तात्पर्य उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं से है जो अपने ग्राहकों को ऋण देती हैं एवं जमाएं स्वीकार करती हैं तथा हुंडियों में लेन देन करती है। मेन काम इनका हुंडियों में लेन देन करना था, जो फिर बाद में थोड़ा थोड़ा और चेंज होता गया। अब वो ग्राहकों को ऋण भी देते थे और जमाएं भी उनकी स्वीकार करते थे। तो देश के विभिन्न राज्यों में जो स्वदेशी यानी कि देश में ही रहने वाले जो व्यक्ति थे वही इस काम को करते थे। डॉक्टर AC जैन के अनुसार देसी बैंकर कोई भी व्यक्ति या निजी फर्म है वो जो ऋण देने के साथ साथ जमा स्वीकार करती है या हुंडियों में व्यापार करती है अथवा दोनों कार्य करती है। यहाँ LC जैन जी ने बहुत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, सीधी सीधी उन्होंने बोला है कि कोई भी व्यक्ति या निजी फर्म हो वो देसी बैंकर के रूप में कार्य कर सकती है, जिसको जो ऋण देने के साथ साथ जमा स्वीकार करती है और हुंडियों में काम करती है, हुंडियों का व्यवहार करती है, यानी हुंडियों का लेन देन करती है। भारतीय बैंकिंग आयोग 1972 ने भी इसके बारे में परिभाषा दी है देसी बैंकर्स के रूप में। तो उसने दी परिभाषा, देसी बैंकर वे व्यक्ति एवं संस्थाएं हैं जो अपने व्यवसाय के लिए जमा स्वीकार करते हैं, यानी कि अपने व्यवसाय के लिए जमा को स्वीकार करते हैं व्यक्तियों से, उनकी जमा राशि स्वीकार करते हैं अथवा बैंकों से उधार लेते हैं या बैंकों से वो उधार ले लेते हैं। यह माल सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए अल्पकालीन हुंडियों द्वारा धन की व्यवस्था करते हैं, या माल और सेवाओं के उत्पादन के लिए ऐसा करते हैं और वितरण के लिए छोटे समय के लिए हुंडियों पर आधार पर धन की व्यवस्था यानी उन हुंडियों से धन की व्यवस्था कर लेते हैं। भारत में इन्हें विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में सेठ, साहूकार, बनिया, महाजन, और पंजाब में खत्री, कोठीवाला, महाराष्ट्र में सर्राफ, मारवाड़ी, मध्य प्रदेश में रोहिला आदि के नाम से ये देसी बैंकर्स पुकारे जाते हैं। बात करते हैं देसी बैंकर्स के कार्य की। ये दो प्रकार से कार्य करते हैं, बैंकिंग कार्य और गैर बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य का मतलब है जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, हुंडियों का व्यवसाय करना। जमा से यानी कि अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, उनकी जमा जैसे कि बैंक स्वीकार करते हैं ऐसी जमा ये भी जमा स्वीकार करते हैं। ऋण प्रदान करते हैं सदस्य उनको व्यक्तियों को, हुंडियों का व्यवसाय करते हैं, हुंडियों का ये व्यवसाय का करते हैं, काम करते हैं। गैर बैंकिंग कार्य में क्या करते हैं, अन्य व्यवसाय करना, यानी कि इस कार्य के अतिरिक्त दूसरे कार्य भी करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का व्यापार करते हैं, कोई परचूनी की दुकान करते हैं या कोई अन्य व्यापार वो इसके साथ साथ भी करते हैं। धनराशि का हस्तांतरण, हुंडियों के द्वारा वो धनराशि का हस्तांतरण करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन का हस्तांतरण करते हैं, ये हुंडियों के द्वारा वो अक्सर अधिकतर करते हैं। व्यापारी फर्मों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो व्यापारिक फर्में होती हैं उनके एजेंट के रूप में भी वो कार्य करते हैं, यानी कि उनको हुंडियों के द्वारा पैसा एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचा देते हैं। आयात निर्यात में सहायता करते हैं, आयात निर्यात में भी ये लोग सहायता करते हैं। ऋण देने की विधियां, अब ये बात करते हैं ऋण ये किस तरह से ऋण देते हैं, कौन सी विधियां अपनाते हैं। तो प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर, यानी कि ग्राहक से प्रतिज्ञा पत्र लिखवा लेते हैं कि कितने टाइम वो बाद उस राशि का भुगतान कर देगा। ये प्रतिज्ञा पत्र पर गिरवी रखकर कोई वस्तु को गिरवी रखकर बाजार जैसे सोने चांदी का आभूषण गिरवी रख लेते हैं और उससे उसकी अनुमानित कीमत से कम राशि का ऋण दे देते हैं। फिर बंधक रखकर, बंधक से मतलब है भूमि या मकान आदि अचल संपत्ति को वो गहन बंधक रखकर उस पर ऋण दे देते हैं। बंधक में तात्पर्य है कि वो उसके मकान के या भूमि के कागज के आधार पर सरकारी स्टाम्प के द्वारा उस पर उसको गिरवी उसको भी हम रहन रख लेते हैं और जिससे कि ऋण राशि की मूल वो चुका देते हैं। बंधक रखने से मतलब है भूमि या भवन के कागज को गिरवी रखकर ये, और उसके लिए वो एक रजिस्ट्री भी करा लेते हैं। यानी कि अगर वो उसका भुगतान नहीं करेगा तो उसका मकान या भूमि को बेच दिया जाएगा। दस्तावेज का
तमस्सुम। दस्तावेज से मतलब है इसमें महाजन सरकारी स्टाम्प के कागज़ों पर ऋणी से दस्तावेज या तमुसन लिखवा देता है। तमुसन से मतलब है जिसमें ऋण राशि, ब्याज दर, भुगतान की अवधि आदि शर्तें लिखी जाती हैं और इसको रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड बैंक के मतलब तहसील में जाके रजिस्टर्ड करा लेता है। अब इसके बाद टिकट वही से मतलब है जो टिकट के रूप में, यानी कि उस पर टिकट के किसी चीज लिखवा कर उस पर टिकट लगाकर और वो रसीद के तौर पर इस्तेमाल करता है। खंडी किस्त का मतलब है यानी कि वो एक मुख्य रकम के साथ साथ ब्याज सहित रकम को वो कुछ किस्तों में बांट देता है। जैसे कि 10,000 का ऋण दिया और 1 साल के लिए लिया तो जितनी ब्याज बनी उसको जोड़ लिया उसमें 10,000 की रकम में और उसको किस्तों में बांट दिया। जैसे 5 किस्त में देगा या 6 किस्त में देगा या 10 किस्त में देगा, 12 किस्त में देगा, उसके अनुसार उसको बांट दिया जाता है। अब बात करते हैं इसी तरह से रोजाई का मतलब है कि इसमें महाजन रोजाई ये भी खंडी किस्त का ही दूसरा रूप है। इसमें क्या बस एक फ़र्क है कि पहली किस्त ऋण की राशि में से ही काट ली जाती है, यानी कि जो उसकी पहली किस्त बनती है जितनी रकम की वो जो राशि दी जाती है उसमें से ही काट ली जाती है। इसके बाद हाथ उधार का मतलब है ऐसा ऋण जो ऋणी को बिना किसी लिखा पढ़ी के दिया जाता है। ये सिर्फ विश्वास पात्र ग्राहकों को ही दिया जाता है, अन्य को नहीं। बाड़ी का मतलब है कई बार ऋण ग्राहक को अनाज या अन्य फसलों के रूप में दिया जाता है। जैसे अनाज या किसी अन्य फसलों के रूप में अगर कोई ऋण दिया जाता है तो ऐसे ऋण को कहते हैं बाड़ी। ड्योढ़ी बाड़ी और उसमें ये सवाई बाड़ी, इस तरह के ये बाड़ी होती हैं। इसके बाद बात करते हैं देसी बैंकरों की गुण या लाभ, यानी कि देसी बैंकरों के गुण या लाभ क्या हैं। देसी बैंकर के गुण सरल कार्य प्रणाली है इनकी, आसान है प्रकार, यानी कि आसानी से ऋण उपलब्ध करा देते हैं। उदार रणनीति भी उदार है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत बड़ी आवश्यकताएं आपको पूरी करनी हो तब जाकर आपको लोन मिलेगा, उदार रणनीति है। वैधानिक औपचारिकताओं का अभाव, वैधानिक यानी कि आपको कागज़ों की आवश्यकता बहुत कम से कम पड़ेगी। अनुपादिक कार्यों को ऋण, ये सबसे बड़ी यही है कि किसी भी कार्य के लिए उधार दे देते हैं, आपको लोन दे देते हैं। आपसे ये नहीं पूछते कि वो किस आपके उत्पादक कार्य के लिए रहे हो या अनुत्पादक कार्य के लिए ले रहे हो, और बस जिस तरह जो आवश्यकता है आप उसकी आवश्यकता लिए ऋण देते हो। कुटीर उद्योग ऋण के रूप में ये, यानी छोटे छोटे उद्योगों के जो होते हैं लोग, मुर्गी पालन है, मछली पालन जो करते हैं, रस्सी बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, उनको भी ये उन लोगों को भी ऋण आसानी से दे देते हैं, जिससे उन्हें अपने उद्योग को चलाने में सहायता होती है। कृषि विकास एवं संकट में कृषि का विकास करने के लिए और अगर कोई संकट किसान पर है तो ऐसी स्थिति में भी ये आसानी से ऋण उपलब्ध करा देते हैं जिससे उन्हें सहायता मिलती है। ऋण अदायगी में भी सुविधा, ऋण अदायगी किस मतलब है ऋण को आसान किस्तों में स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि ऋणों को बहुत बड़ी, जिससे बड़ी सुविधा ग्राहक को नहीं होती है। अब बात करते हैं देसी बैंकर्स के दोष। देसी बैंकर्स के दोष ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसी वजह से सरकार ने इनको अब बहुत क्योंकि इन्होंने इसकी वजह से ही ग्रामीणों को बहुत अधिक परेशान किया था। कपटपूर्ण कार्य प्रणाली, सबसे बड़ी बात तो यही कि कपटपूर्ण, यानी ये कपट करते हैं। ग्राहक जो इनके ग्राहक होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ग्रामीण किसान होते हैं, ज़्यादा उनको इसी तरह से बेवकूफ़ बना देते हैं। वो कई तरह से कटौतियाँ काट लेते हैं, किसी तरह से जिस पर परेशान करते हैं, ये कपटपूर्ण प्रणाली है। यानी कि उनसे जैसे कोरे कागज़ पर लिखवा लेना और फिर उस पर अपने नाम में लिखवा देना कोई मकान वगैरह या खेत वगैरह,
ऊंची ब्याज दर बहुत ऊंची है इनकी। पूंजी की इनमें कमी है, पूंजी क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में लोन नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास एक सीमित मात्रा में पूंजी होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत है ऋणी से बेगार कराना। ऋणी से बेगार कराने का मतलब है ये अफसरों पर ऋणी से बेगार कराते हैं, यानी कि अपना ऋण चुकाने के लिए उससे मजदूरी वगैरह अपने घर में या अपने घर में नौकरों की तरह काम करवाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या इसकी है। जो इनका दोष था वो सबसे बड़ा दोष यही था। बैंकिंग सिद्धांतों की अवहेलना। बैंकिंग सिद्धांतों के यहाँ कोई पालन ही नहीं करता, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है पालन करने का, क्योंकि ये अपने हिसाब से अपने सिद्धांत बनाते हैं। जमाओं का प्रोत्साहन नहीं, यानी कि जो व्यक्ति जमा करने आता है उसका तो उल्टा पैसे खा जाते हैं, तो ऐसे ही उन्हें कोई प्रोत्साहन वो नहीं देते, क्योंकि उस पर उन्हें ब्याज देनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति है। अपव्यय को बढ़ावा देना। निश्चित तौर से जब आसानी से ऋण मिल जाएगा तो व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए ऋण ले लेगा, जिससे उसका वो अपव्यय करेगा, यानी कि जिसे और चुकाना उसे बड़ी मेहनत से जग पड़ेगा। ऐसी स्थिति अपव्यय को बढ़ावा देता है। ये कार्य प्रणाली में विविधता है, यानी कि किसी प्रदेश में किसी तरह की कार्य प्रणाली है, कहीं किसी क्षेत्र में किसी तरह की कार्य प्रणाली है। इससे तरह तरह की कार्य प्रणाली है, ये इसका दोष है। अन्य व्यापारिक कार्य करना इसके साथ, क्योंकि ये मुख्य कार्य, ये इनका मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य तरह के व्यापारिक कार्य भी करते रहते हैं, इसलिए ये लोग इस पर ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। सट्टेबाजी को बढ़ावा कर देते हैं ये, और इन पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। कोई किसी का रिजर्व बैंक अथवा सरकार का कोई इस पर नियंत्रण नहीं है। वो अपने हिसाब से सिद्धांत बनाते हैं, अपने हिसाब से नियम बनाते हैं और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। परस्पर सहयोग का आपस में परस्पर सहयोग का अभाव है, यानी कि प्रतियोगिता के साथ आदमी को स्पर्धा नहीं कर सकते। ये फसल स्वयं खरीद लेते हैं, क्योंकि ऋण देते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर वो चुकाने की स्थिति में ऋणी नहीं होता है तो उससे ज़बरदस्ती उसकी फसल खरीद लेते हैं मनचाहे रेट और कम रेट पर। ये इसके देसी बैंकर्स के प्रमुख दोष हैं। देसी बैंकर के पतन के कारण, इसके दोष ही इसके पतन के कारण बने थे। क्या ये कारण हम इस तरह से समझ सकते हैं। सहकारी साख समितियाँ तथा व्यापारी बैंकों की स्थापना होने लगी। सरकार ने इनके शोषणों को देखते हुए, ग्रामीणों के शोषणों को देखते हुए, उनकी मनमानी को देखते हुए गाँव में सहकारी साख समितियाँ तथा व्यापारी बैंकों की स्थापना होने लगी, जिसकी वजह से इनका पतन हुआ। विभिन्न अधिनियम को पारित किया गया। बहुत सी अब जैसे कि ज़बरदस्ती आप किसी से बेगार नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती उससे ऋण वसूली नहीं कर सकते, या किसी अन्य तरीके से उसे प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, जिससे उसका लोन आप ज़बरदस्ती नहीं प्राप्त कर सकते उससे। इस वजह से इनका ये लोन ही देना बंद कर दिए इन लोगों ने। भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध कर दिया। अब मान लो आप जैसे कि अभी कोरे कागज़ पर, तो ऐसी स्थिति में ये भूमि हस्तांतरण पर ऐसे लोन के एवज में ये भूमि हस्तांतरण करना ख़त्म कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ग्रामीण जनता की आर्थिक दशा में कुछ सुधार भी हुआ, जब बैंकिंग सुविधाएं उन्हें मिलने लगी हैं कम से, और उनने फसलें अच्छी होने लगी, तो ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति सही हुई, जिससे वो लोन लेना बंद कर दिया उन लोगों ने। ऋण राशि का कम किया जाना। ऐसी स्थिति में ऋण राशि को भी कम किया जाने लग गया, यानी कि आप जब उन्हें वो अनुज्ञा पत्र दिए जाता तो उनमें उल्लेख कर दिया था कि इससे ज़्यादा ऋण आप नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में ऋण राशि का ज़्यादा नहीं दिए जाने के कारण भी सुरक्षा भावना का अभाव हो गया है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा भावना भी नहीं दी। दिन प्रतिदिन सरकारी नियंत्रण के कारण देसी बैंकरों को असुरक्षित, क्योंकि बहुत सी नियम बन गए, बहुत से सरकारों के ये नियंत्रण में आ गए, इसके लिए वो सुरक्षा भावना का अभाव होने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया। हुंडी व्यवसाय पर बुरा प्रभाव। आजकल हुंडी व्यवसाय का भी बहुत बुरा प्रभाव है, यानी हुंडी व्यवसाय आजकल इस पर स्टाम्प लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस आदि कारणों से बैंकिंग हुंडी व्यवसाय में धक्का लगा है, क्योंकि अब हुंडी व्यवसाय पर काफ़ी अधिक कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया है। इस वजह से हुंडियों पर विक्रय करना लाभदायक नहीं रहा, और इस कारण और दूसरी सुविधाएं भी बैंकों की धन हस्तांतरण की और सी भी सुविधाएं आज के टाइम में बैंक प्रदान कर रही हैं, जो आसानी से हो जाता है और टाइम भी नहीं खर्च होता है। ऐसी स्थिति में
ये इस कारण से भी हुंडियों का व्यवसाय का प्रभाव पड़ा, जो कि उनका मेन काम था, जो अब ख़त्म हो गया। जो कपटपूर्ण तरीके थे उस पर लगाम लग गई। सरकार ने बहुत से नियम बना दिए जिससे कि कारण ये आप आसानी से कपटपूर्ण ना कर सकें। साख पत्रों के प्रयोग में वृद्धि हो गई। साख पत्रों से मतलब है जैसे विनिमय पत्र, हाँ, और आपके चेक ड्राफ्ट इनकी वृद्धि हो गई, यानी कि इनमें इनका प्रयोग ज़्यादा होने लगा। इस वजह से भी इनकी पतन का कारण, और सबसे मेन थी ऊंची ब्याज दर होने के कारण इनसे अब कोई लोन लेना नहीं चाहता है। इसी कारण से ये इनका पतन हो गया। धन्यवाद।